घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्ते, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी। शो में आज फिर अमेरिका के चुनावों की बात करेंगे। कल जो सवाल हमारे सामने था वो आज भी है और शायद कई और दिनों तक या हफ्तों तक रह सकता है। जवाब मिलने में महीना भी लग जाए, हो सकता है ऐसा। सवाल कि अमेरिका में चुनाव हो गए तो अगला राष्ट्रपति क्यों तय नहीं हो पा रहा। 3 नवंबर को अमेरिका में फाइनल डे की वोटिंग हुई, यानी भारतीय समय के मुताबिक 4 तारीख को सुबह वोटिंग पूरी हो गई, लेकिन अब तक वोटों की गिनती नहीं हो पाई है और इसलिए सोशल मीडिया पर भारत के चुनाव आयोग की खूब तारीफ हो रही है। लोग चुटकी ले रहे हैं कि अमेरिका वालों से नहीं संभल रहा तो भारत का चुनाव आयोग उधार ले जाओ। यूजर्स लिख रहे हैं कि अमेरिका से भारत में 4 गुना ज्यादा वोटर्स हैं, दर्जनों पार्टियां हैं, फिर भी चुनाव आयोग 4 से 5 घंटे में जीत हार तय कर देता है और अमेरिका वाले 2 दिन बाद भी नहीं बता पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। और गिनती ही धीमी नहीं हो रही है, चुनाव में धांधली के आरोप भी लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब नतीजे आएंगे तो भी डोनाल्ड ट्रंप स्वीकार नहीं करेंगे। मामला कोर्ट में भी जा चुका है। तो क्या वाकई दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के चुनाव में धांधली हुई है? क्या अमेरिका में फर्जीवाड़े से राष्ट्रपति बनाया जा रहा है? और क्या इसी बार धांधली के आरोप लगे हैं या पहले भी ऐसा हुआ है? इन सब सवालों पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले ताज़ा नतीजों पर बात कर लेते हैं। शाम 4 बजे तक के नतीजों के मुताबिक जो बाइडेन जीत से थोड़ी ही दूर है। राष्ट्रपति बनने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट्स चाहिए और अभी बाइडेन के पास कितने हैं? 264, यानी बस एक राज्य और जीतना है। ट्रंप के पास है 214। अब ये समझते हैं कि मामला फंसा कहाँ हुआ है। 50 में से 45 राज्यों के नतीजे साफ हो गए हैं, लेकिन 5 स्विंग स्टेट्स में अभी कौन जीत रहा है ये तय नहीं है। दोनों उम्मीदवारों के बीच वोटों का अंतर बारीक सा है। कौन से राज्य हैं ये? पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, नेवादा और अलास्का। इनमें सबसे बड़ा राज्य है पेंसिल्वेनिया। यहाँ 20 इलेक्टोरल वोट्स हैं और 89% वोटों की गिनती यहाँ हो चुकी है। जितने वोट गिने गए हैं उनमें ट्रंप बाइडेन से 1,64,000 वोटों से आगे हैं। नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और अलास्का में भी ट्रंप बाइडेन से आगे चल रहे हैं। सिर्फ नेवाडा में बाइडेन ट्रंप से आगे चल रहे हैं और दोनों के बीच अंतर 8,000 वोटों का है। नेवाडा के 6 इलेक्टोरल वोट्स हैं। इसका मतलब है कि जिन 5 राज्यों के नतीजे अभी तय होना बाकी है उनमें से बाइडेन अगर नेवाडा जीत भी जाते हैं तो वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, जबकि ट्रंप को सभी 5 राज्य जीतने पड़ेंगे। तो क्या इसका मतलब ये समझ लिया जाए कि जो बाइडेन का अमेरिका का राष्ट्रपति बनना तय है? ये सवाल हमने वॉशिंगटन डीसी में मौजूद हमारे सहयोगी अविनाश कल्ला से पूछा। सुनिए जी। अभी के हालात देखते हुए बाइडेन की संभावनाएं प्रबल हैं। वो सबसे क्लोज हैं इन दोनों कैंडिडेट में से राष्ट्रपति बनने के लिए। आपने ठीक कहा कि नेवाडा में उनको लीड है, करीब 7,600 वोटों के करीब की उनकी जीत है और 75% काउंटिंग हो गई है। तो अगले 25% में अगर वो अपनी लीड मेंटेन कर पाते हैं तो बाइडेन अगले राष्ट्रपति होंगे। और इसके ठीक विपरीत अगर डोनाल्ड ट्रंप को जीतना है तो जो 4 स्टेट्स बची हैं अभी नेवाडा के अलावा पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया, इन तीनों में भी उनको जीतना पड़ेगा। मतलब अगर वो चारों की चारों जीतते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तब उनके 270 होते हैं और बाइडेन अगर एक भी जीत जाते हैं तो 270 का आंकड़ा टच कर लेंगे। तो बाइडेन के चांसेस स्ट्रॉन्ग है। यहाँ उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक नेवाडा क्लियर हो जाए। मतलब यहाँ पे ईस्टर्न टाइम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आज नेवाडा शाम तक क्लियर होने की उम्मीद है। नॉर्थ कैरोलिना से अभी एक अपडेट आया है कि डोनाल्ड ट्रंप करीब 80,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, पर 1,16,000 के करीब बैलेट गिरने बाकी हैं और वहाँ की स्टेट प्रोविंस ने दिया है कि वो 12 नवंबर तक अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो नॉर्थ कैरोलिना डिक्लेयर होने से पहले ही अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा इसका निर्णय हो जाएगा। जैसे ही नेवाडा का रिजल्ट क्लियर हुआ, ये तय है कि अगला राष्ट्रपति कौन है। अब बाइडेन नेवाडा जीत पाते हैं कि नहीं ये तो गिनती से जल्द ही क्लियर हो जाएगा, लेकिन 270 इलेक्टोरल वोट जीतने के बाद भी बाइडेन को ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव में विजेता मान लेंगे, संशय अभी इस पर है। हो सकता है ट्रंप चुनाव हारने के बाद भी नतीजों को स्वीकार ना करें और व्हाइट हाउस छोड़ने से मना कर दें।
ट्रंप लगातार चुनाव में फ्रॉड की बात कर रहे हैं और इसके बाद से ट्रंप समर्थकों की तरफ से ट्विटर पर भी फ्रॉड के सबूत पेश किए जाने लगे हैं। जैसे एक यूजर ने कुछ बैलेट्स की फोटो शेयर करके कहा कि उस वोटर की उम्र 120 साल हो चुकी है और वो मर चुका है, फिर भी उसके नाम से वोट डाला गया है। एक और समर्थक ने 8 वोटर्स का नाम शेयर किया जिन्होंने मिशिगन राज्य में वोट डाले हैं। इनमें से एक की जन्मतिथि 1850 है और 7 की 1900 से लेकर 1902 के बीच है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब दुनिया का सबसे बुजुर्ग होने का रिकॉर्ड जिसके नाम है उसकी भी इतनी उम्र नहीं है, तो अमेरिका में इतने बूढ़े वोटर्स कहां से आए? यानी फर्जीवाड़ा हुआ है। धांधली का दावा करने वाले राज्य में वोटों की गिनती का ये ग्राफ भी साझा कर रहे हैं। ये ग्राफ आप देखिए, इसमें लाल वाली लाइन ट्रंप के वोट फीसद की है और नीली वाली लाइन बाइडेन के वोट्स बता रही है। शुरुआत में लाल लाइन नीली से ऊपर है, लेकिन आखिरी में जाकर अचानक बाइडेन ऊपर चले जाते हैं। कहने का मतलब राज्य में शुरू से ही ट्रंप वोटों की गिनती में आगे चल रहे थे, लेकिन आखिर में अचानक बाजी पलट दी गई और बाइडेन जीत गए। दावा यह भी किया जा रहा है कि विस्कॉन्सिन राज्य में जितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उससे ज्यादा की वोटिंग दिखाई गई है, यानी वोटर टर्नआउट 101%। इस तरह के दावों की हम पुष्टि नहीं करते हैं। इनमें से कुछ या सारे दावे गलत हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, लेकिन ट्रंप भी धांधली की बात कह रहे हैं, तो हम ये समझते हैं कि वो कहां धांधली की बात कह रहे हैं। अमेरिका में चुनाव का सिस्टम भारत की तरह नहीं है, यानी जैसे हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का जिक्र है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव इलेक्शन कमीशन कराता है, जो गैर राजनीतिक है और एक स्वायत्त संस्था है। वैसा प्रावधान अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में चुनाव की जिम्मेदारी राज्यों की है और कई राज्यों में ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन की सरकार है और कई राज्यों में बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेटिक की सरकार है। तो ट्रंप कह रहे हैं कि जहां डेमोक्रेट्स की सरकार है वहां चुनाव में धांधली हुई है, और ये धांधली कैसे हुई है? पोस्टल बैलेट से। अमेरिका में हर राज्य चुनाव के नियम अपने हिसाब से तय करता है। वहां एब्सेंटी बैलेट्स का सिस्टम है, यानी कोई आदमी अगर चुनाव वाले दिन बूथ पर जाकर वोटिंग नहीं कर सकता तो चुनाव अधिकारियों से बैलेट मंगवा सकता है और डाक से अपना वोट भेज सकता है। इसे ही पोस्टल बैलेट कहते हैं। इस बार कोरोना की वजह से ज्यादा लोगों ने पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया। ट्रंप शुरू से ही पोस्टल बैलेट का विरोध कर रहे थे, लेकिन राज्यों में चुनाव के नियम बनाना उनके हाथ में नहीं था। इसलिए कोरोना की वजह से इस बार मेल से रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। माना जा रहा है कि मेल से वोटिंग करने वाले ज्यादातर बाइडेन समर्थक हैं। इसलिए ट्रंप और उसके समर्थक कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट के नाम पर फर्जी वोटिंग कराई गई है। जो लोग मर चुके हैं उनके भी वोट डाल दिए गए हैं। इसके अलावा एक पेच और है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मेल से वोट भेज देते हैं, लेकिन फिर वोटिंग वाले दिन उनका मन बदल गया तो बूथ पर जाकर वोट भी डालाते हैं, लेकिन यह प्रोविजनल वोट कहलाता है। दोनों में एक ही वोट इनमें से मान्य होता है। इसके लिए काउंटिंग से पहले वोटों की प्रोसेसिंग होती है, जिसमें सिग्नेचर, नाम, एड्रेस जैसी चीजें कंफर्म की जाती हैं। ट्रंप के समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि वोटर्स की प्रोसेसिंग भी ठीक से नहीं हो रही है और इसके खिलाफ ट्रंप के खेमे ने पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और जॉर्जिया के कोर्ट्स में धांधली की याचिकाएं दायर कर रखी हैं। इसके अलावा चुनाव में गड़बड़ी को लेकर 300 और केस कोर्ट में दायर हुए हैं। तो क्या वाकई अमेरिका के चुनाव में इस बार धांधली हुई है? ये सवाल हमने हमारे सहयोगी अविनाश कल्ला से पूछा, जो 1 महीने से अमेरिकी चुनाव कवर कर रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं वो। देखिए, ट्रंप माने या ना माने, रिजल्ट अगर बाहर आ गया है तो उन्हें ऑफिस खाली करना पड़ेगा। और एक बात और है कि यहाँ पे जो कोर्ट का सिस्टम है उसमें स्टेट कोर्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कोर्ट टू डिसाइड कि स्टेट में मैटर क्या हुआ। तो जब 2000 की जो चुनावी रेस थी अल गोर और जॉर्ज बुश में, उसमें फ्लोरिडा कोर्ट ने डिसाइड किया था कि क्या करना है। अब यहाँ मामला फंस रहा है 2 से 3 स्टेट्स में, तो वहां पे आपको अपने एक बात को प्रूव करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ये उनके समर्थक भले सड़कों पे आ जाए, पर जो लॉ ऑफ लैंड है उन्हें मानना पड़ेगा और उन्हें ऑफिस खाली करना पड़ेगा। देखिए, आरोप लगते रहते हैं, जो भी हारता है वो आरोप लगाता है, ये कोई नई बात नहीं है। चाहे राजनीति में कहीं पे भी हो, भारत में हो या अमेरिका में हो, ये बात नहीं है। पर जो अलग अलग रिसर्च सेंटर्स है जो इस पर स्टडी करते हैं, एक बड़ा प्रोमिनेंट सेंटर है बर्नन रिसर्च सेंटर, उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें धांधली की जो रेशियो थी वो 0.005% थी। तो बहुत माइन्यूट किस्म के ये धांधली अगर हो तो वो हो रही है, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी स्केल की धांधली आएंगी। ये आरोप बाइडेन की तरफ से भी लगे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के लोगों ने फर्जी बैलेट बॉक्सेस बाहर रख दिए ताकि वो लोगों का बैलेट ही उड़ा के ले जाए जहां उनको लग रहा था कि उनका नहीं है।
तो ये धांधलियां तो अब देखिए, हम जानते हैं कि राजनेता है, जब वो हारते हैं तो कोई ना कोई बहाना जरूर ढूंढते हैं। ऐसा पहली बार भी नहीं है कि अमेरिका में चुनाव पर सवाल उठे हों, ऐसा होता आया है। साल 2000 में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से जॉर्ज डब्ल्यू बुश उम्मीदवार थे और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे अल गोर। अल गोर फ्लोरिडा में सिर्फ 500 वोटों से हार गए थे। अगर वो फ्लोरिडा जीत जाते तो राष्ट्रपति के चुनाव भी जीत जाते। चुनाव पर विवाद हुआ, धांधली का आरोप लगा, मामला अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में गया। दोबारा गिनती में जॉर्ज डब्ल्यू बुश को विजेता घोषित किया गया। 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में बराक ओबामा के सामने थे मिट रोमनी। तब भी रिपब्लिकन्स चुनाव में धांधली वाली थियोरी लेकर आए थे। तब यह अफवाह चली थी कि वोटिंग मशीन में गड़बड़ी की वजह से रिपब्लिकन्स के वोट भी ओबामा को चले गए हैं। ट्रंप ने आकर इस धांधली वाली थियोरी को और मजबूत कर दिया। 2016 में रिपब्लिकन्स की प्राइमरीज में ट्रंप ने अपने राइवल टेड क्रूज पर चीटिंग का आरोप लगाया था। ट्रंप ने कहा था कि क्रूज प्राइमरी जीते नहीं है, जीत चुराई है। 2016 के चुनाव में ही जब ट्रंप ओपिनियन पोल्स में हिलरी से पीछे बताए जा रहे थे तो उन्होंने चुनाव के सिस्टम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। वो वोटिंग सिस्टम को करप्ट बता रहे थे और हिलरी क्लिंटन को क्रुक्ड हिलरी कह रहे थे। चुनाव प्रचार में वो अपने समर्थकों से कहते थे कि चुनाव में धांधली होगी, उन्हें चौकन्ना रहना चाहिए। तब भी ट्रंप ने यही कहा था कि जो लोग 10 साल पहले मर गए उनके वोट भी डेमोक्रेट्स गिन लेंगे। और जीत के बाद भी ट्रंप ने कहा था कि हिलरी को फर्जी वोट पड़े हैं। वही बातें ट्रंप अब उन राज्यों के लिए कह रहे हैं जहां वो हार रहे हैं। लेकिन रिसर्च कुछ और कहती है। 2017 की एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में 0.009% या उससे कम गड़बड़ी होती है। 1% से भी कम चांस होता है। कई बार मानवीय भूल या मशीन की गलतियों की वजह से थोड़ी हेरफेर हो सकती है। अमेरिका में धांधली हुई है या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ट्रंप ने हल्ला मचा दिया है और मामला कोर्ट पहुंच गया है तो ये भी तय है कि एक या ज्यादा राज्यों में दोबारा गिनती हो सकती है। तो जाहिर है अमेरिका में अभी नतीजों का इंतजार लंबा खिंचेगा। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी कोसोवो से है। पूर्व कार्यवाहक राष्ट्रपति और पूर्व स्पीकर जाकुब काशनिकी को अरेस्ट कर हेग भेज दिया गया है। हेग में उनके ऊपर वॉर क्राइम्स और मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए मुकदमा चलेगा। कोसोवो वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल की स्थापना साल 2015 में हुई थी। 1998-99 के युद्ध में कोसोवो लिबरेशन आर्मी के अपराधों की सुनवाई के लिए यह ट्रिब्यूनल बनाया गया था। इस युद्ध में 10,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। इस युद्ध की बदौलत साल 2008 में कोसोवो ने सर्बिया से आज़ादी की घोषणा कर दी थी। सितंबर 2020 तक यूनाइटेड नेशंस के 98 देश कोसोवो को अलग राष्ट्र मान चुके हैं, लेकिन सर्बिया कोसोवो को आज भी आज़ाद मुल्क नहीं मानता है। दूसरी सुर्खी हांगकांग से है। चीन द्वारा लगाए गए नेशनल सिक्योरिटी लॉ में एक नया मोड़ आया है। हांगकांग पुलिस ने एक हॉटलाइन जारी किया है जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति अपने पड़ोसी की गतिविधियां सीधे पुलिस को रिपोर्ट कर सकता है। अधिकारियों का कहना है कि इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। वहीं मानवाधिकार समूहों ने प्रशासन पर जासूसी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस तरह अलग विचारधारा रखने वालों का जीना मुहाल हो जाएगा। हांगकांग में पिछले साल लोकतंत्र की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे। चीन कहता है कि नेशनल सिक्योरिटी लॉ रेयर मामलों के लिए है, लेकिन इसके जरिए सोशल एक्टिविस्ट को निशाना बनाए जाने की खबरें बढ़ने लगी हैं। आज की तीसरी सुर्खी पश्चिम अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट से है। राष्ट्रपति चुनाव में अलासा उआट्रा की जीत के बाद हिंसा भड़क गई है। हिंसा में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 31 अक्टूबर को हुए चुनाव में उआट्रा की पार्टी को 94% वोट मिले थे। विपक्ष ने फर्जीवाड़े का आरोप लगाकर नतीजों को मानने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद आर्मी ने विपक्षी नेताओं को घेर लिया है। विपक्षी नेता आर्मी से विद्रोह करने की अपील कर रहे हैं। आइवरी कोस्ट में एक व्यक्ति 2 टर्म से अधिक राष्ट्रपति नहीं रह सकता है, लेकिन 2016 में उआट्रा ने संविधान में फेरबदल कर तीसरे टर्म का रास्ता साफ कर लिया था। आइवरी कोस्ट में 2010-11 में चुनाव के बाद हिंसा भड़की थी। उसमें लगभग 3200 लोग मारे गए थे। ये थी आज की सुर्खियां। अब बारी है तारीख सेक्शन की। आज है 5 नवंबर। ये तारीख एक संघर्ष से जुड़ी है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। अमेरिकी लोकतंत्र की मिसालें दी जाती हैं। आज हम आपको उस दौर की कहानी बताएंगे जब अमेरिका में आधी आबादी को वोट देने का अधिकार तक नहीं था। ये कहानी सूजन बी एंथनी की है। ताउम्र विमेन राइट्स के लिए लड़ने वाली महिला जो विरोधियों के सामने डटकर खड़ी रही, जिसकी बदौलत अमेरिका में महिलाओं को मत डालने का, वोट डालने का अधिकार मिला। सूजन की पैदाइश मैसाचुसेट्स में हुई थी।
1820 के साल में उनका परिवार बाद में न्यूयॉर्क आकर बस गया। पूरी फैमिली सोशल रिफॉर्म्स के प्रति जागरूक थी। सूजन के 2 भाई दासप्रथा के खिलाफ लड़ रहे थे, आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। इसका असर सूजन पर भी पड़ा। अधिकारों की लड़ाई का फलसफा उन्हें विरासत में मिला। 1837 की आर्थिक मंदी में सूजन का परिवार तबाह हो गया। उन्हें अपनी पूरी संपत्ति नीलाम करनी पड़ी। तब एक करीबी रिश्तेदार की मदद काम आई। सूजन ने भी साथ दिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और एक स्कूल में नौकरी पकड़ ली। बराबर मेहनत के बावजूद महिलाओं को पुरुषों की तुलना में काफी कम वेतन मिलता था। ये बात सूजन को अखर गई। उन्होंने इस भेदभाव के खिलाफ बोलना शुरू किया। समान वेतन की मांग को सूजन एंथनी ने अपना लक्ष्य बना लिया। महिलाओं के लिए वोटिंग राइट्स मांगने वाली बात उनके दिमाग में तब आई जब उनकी मुलाकात एलिजाबेथ कैडी से हुई। एलिजाबेथ कैडी को अमेरिका में पहला विमेन राइट्स कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करने के लिए जाना जाता है। इस मुलाकात के बाद सूजन की जिंदगी बदल गई। इसके बाद उन्होंने कभी नौकरी नहीं की। रैलियों और सेमिनारों में बोलने के लिए जो पैसा उन्हें मिलता था, उसी के दम पर उन्होंने अपना जीवन गुजार दिया। ऐतिहासिक मौका तब आया जब साल 1872 में 5 नवंबर को नया राष्ट्रपति चुनने के लिए अमेरिका में वोटिंग चल रही थी। सूजन और उनके साथ की 14 महिलाएं वोट डालने पहुंची। उन्होंने अधिकारियों को मना लिया। वोटिंग हो गई, लेकिन उस वक्त ऐसा करना गैर कानूनी था। 2 हफ्ते बाद ही सूजन और उनके साथ वोटिंग करने गई महिलाओं को अरेस्ट कर लिया गया। बाकी महिलाओं को कुछ समय बाद ही छोड़ दिया गया, लेकिन सूजन पर ट्रायल चला। उस दौर में उन पर $100 का जुर्माना लगा। सूजन ने जुर्माना अदा करने से मना कर दिया। उस वक्त दोषी करार देने के बावजूद अदालत को सूजन को रिहा करना पड़ा। इसके बाद ही अमेरिका में महिलाओं के वोटिंग राइट्स को लेकर बहस शुरू हुई। आखिरकार अगस्त 1920 में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिल सका। 18 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मरणोपरांत सूजन बी एंथनी की सजा को माफ करने का ऐलान किया था। यह था आज का दुनियादारी शो। चलते चलते अब विश्व कविता। विश्व कविता में आज आपको सुनाते हैं रोक डाल्टन की कविता। एल साल्वाडोर में जन्मे डाल्टन ने 1956 में सैन साल्वाडोर की यूनिवर्सिटी में लिटरेरी सर्कल स्थापित किया, जहां साहित्य से जुड़ी बहसें होती थी। अगले ही साल यानी 1957 में वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए और काम करने लगे। 1959 में उन्हें स्टूडेंट्स और किसानों को जमींदारों के खिलाफ भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा दी गई। डाल्टन को मृत्युदंड के लिए भेजा ही जाना था कि तभी खबर आई कि एल साल्वाडोर के तानाशाह का तख्ता पलट हो गया है। डाल्टन बच तो गए, मगर 1961 में उनका देश निकाला कर दिया गया और उन्हें कुछ साल मेक्सिको में रहना पड़ा। मेक्सिको में रहने के दौरान उन्होंने कई कविताएं लिखी और उनमें से एक कविता संग्रह उन्होंने उस पुलिस अफसर को डेडिकेट किया जिसने उनके खिलाफ चार्ज फाइल किया था। 1965 की गर्मियों में डाल्टन अपने वतन लौटे और फिर वहां से राजनीति में सक्रिय हो गए। 2 ही महीनों में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और काफी यातना देने के बाद उन्हें दोबारा मौत की सजा सुनाई गई। मगर इत्तेफाक से उनके जेल में रहने के दौरान भूकंप आया, जिससे उनके जेल की दीवार टूट गई। डाल्टन भाग निकले और क्यूबा चले गए। कुछ महीनों के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें द इंटरनेशनल रिव्यू का कॉरेस्पॉन्डेंट बनाकर प्राग भेज दिया। 1975 में ईआरपी, जो कि एक क्रांतिकारी संगठन था, उसके सैनिक गुट ने डाल्टन को संगठन में फूट डालने का दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई। डाल्टन के 40वें जन्मदिन से ठीक 10 दिन पहले उनकी हत्या कर दी गई। आइए सुनते हैं उनकी मशहूर कविता तुम्हारी तरह, जिसका हिंदी अनुवाद किया है मनोज पटेल ने। शुक्रिया। तुम्हारी तरह मैं भी प्रेम करता हूँ प्रेम से, जिंदगी, चीज़ों की मोहक सुगंध और जनवरी के दिनों के आसमानी रंग के भूदृश्यों से। और मेरा भी खून खौल उठता है और मैं हंसता हूँ आँखों से, जो जानती रही हैं अश्रु ग्रंथियों को। मेरा मानना है कि दुनिया खूबसूरत है और रोटी की तरह कविता भी सबके लिए है। और मेरी नसें सिर्फ मेरे भीतर नहीं, बल्कि उन लोगों के एक जैसे खून तक भी फैली हैं जो लड़ते हैं जिंदगी के लिए, प्रेम, छोटी छोटी चीज़ों, प्राकृतिक भूदृश्यों और रोटी के लिए, जो कविता है हर किसी की।